तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, जो अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश जहां पर उपचुनाव की तारीखों में बदलाव की जानकारी है। यूपी में अब 20 नवंबर को उपचुनाव है। यूपी में 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव रखे गए हैं। यूपी जहां पर 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। केरल और पंजाब में भी उपचुनाव में फेरबदल किया गया है। केरल और पंजाब में भी अब 20 नवंबर को ही मतदान होगा। पहले 13 तारीख थी और अब 20 नवंबर तारीख तय की गई है। ये उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया है और ऐसे में 20 नवंबर अब अलग अलग राज्यों में उपचुनाव की तारीख है। यूपी में पहले 13 नवंबर ये तारीख थी, अब 20 नवंबर की गई है। केरल और पंजाब में भी मतदान की जो तारीख है वो 20 नवंबर ही तय की गई है। इन उपचुनावों पर नजर सभी की बनी हुई है। अलग अलग पार्टी अलग अलग तरीके से जोर लगाती हुई नजर आ रही है और उपचुनावों को लेकर कई बार ये कहा जाता है कि सत्ताधारी पार्टी का प्रभाव दिखता है, तो कई बार यहाँ पर विपक्षी पार्टियां जोर आजमाइश करती हुई और कई बार बाजी मारती हुई नजर आती हैं। ऐसे में यूपी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ है और यूपी जहाँ पर मुख्य मुकाबला, मुख्य टक्कर हम देख भी रहे हैं बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में, जहां पर 20 नवंबर को वोटिंग का दिन है। इस खबर को लेकर मेरे साथ में मेरे सीनियर कोलीग जुड़ गए हैं, अजीत प्रताप सिंह। अजीत, 20 नवंबर होगी अब तारीख मतदान की? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर उपचुनाव होना था उसकी बदल गई है। निर्वाचन आयोग की तरफ से जो संजू प्रसाद है उनकी तरफ से चीफ सेक्रेटरी है निर्वाचन आयोग के, आदेश जारी कर दिया गया और ये कहा गया कि जो 13 नवंबर को चुनाव था उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन की जो मतदान की तिथि थी वो बदलकर 20 नवंबर हो गई है। इसके पीछे की वजह है उत्तर प्रदेश बीजेपी की तरफ से निर्वाचन आयोग को एक एप्लीकेशन दिया गया था, एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें कहा गया था कि 13 नवंबर को पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन ज्यादातर लोग स्नान करने जाते हैं, तो मतदान कम होगा। लोग बनारस, हरिद्वार और संगम, प्रयागराज और अयोध्या जाते हैं, तो जो ज्यादातर लोग अपने पूरे परिवार के साथ स्नान करने जाते हैं तो मतदान प्रतिशत कम हो सकता है। इसको लेकर एक बाकायदा एप्लीकेशन दी गई थी निर्वाचन आयोग के थ्रू, उसको मंजूर कर लिया गया है। जिसके बाद उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होने थे, मझवा, कटेहरी, करहल, सीसामऊ, कुंदरकी, मीरापुर, इन सभी सीटों पर अब जो बाई इलेक्शन है वो कटेहरी, वो बदलकर तारीखें बदलकर 13 नवंबर से 20 नवंबर कर दी गई है। हालांकि इससे एक मतदान प्रतिशत बढ़ने का जो एक प्ली लिया गया था, जो बीजेपी की तरफ से अनुरोध किया गया था पहले ही एप्लीकेशन देकर जब ये तारीखों का ऐलान हुआ था, तो उसके बाद अब इन तारीखों की मंजूरी दी गई है और 20 तारीख को अब उत्तर प्रदेश में जो है वो मतदान होगा। बृहस्पतिवार का दिन होगा और लोग मतदान करेंगे। तो मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि छुट्टी थी और क्योंकि एक धार्मिक त्योहार था, उसको लेकर ये कहा गया था कि इस दिन मतदान कम हो सकता है। तो अब निर्वाचन आयोग की तरफ से घोषित कर दिया गया है। हालांकि जो है तारीखें जो है वो बदल दी गई है। 13 नवंबर यानी एक सप्ताह बढ़ा दिया गया। जो 13 तारीख को होना था वो 20 तारीख को उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर बाई इलेक्शन होगा और 9 दिन, और एक तरह से कहिए तो 9 दिन सभी पार्टियों को प्रचार करने का मौका और मिल गया कि वो अपने प्रचार को और बेहतर तरीके से धार दे सकते हैं। रैलियां जो 11 तक शेड्यूल थी अब वो बढ़कर जो है 18 तक शेड्यूल हो जाएंगी, 24 घंटे पहले तक। तो कहीं न कहीं पार्टियों को तो लाभ हुआ ही है और मतदान प्रतिशत को लेकर भी एक कहीं तैयारी जो है वो ज्यादा तैयारी हो जाएगी। लोग अपने घरों पर रहेंगे तो मतदान करेंगे और जब कोई धार्मिक स्नान का त्योहार था तो लोग प्रयागराज चले जाते, बनारसी चले जाते, हरिद्वार चले जाते हैं, ऋषिकेश चले जाते हैं और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग जाते हैं स्नान करने। तो उसको देखते हुए इन तारीखों को बदला गया है। हालांकि इससे पहले भी ऐसा हुआ है, अलग अलग राज्यों से खबर हमने देखी है, सुनी है, जहां पर कुछ त्योहारों का जिक्र किया जाता है, कुछ खास दिनों का जिक्र किया जाता है और तारीखों में फेरबदल होता है। और अजीत, आपने बिल्कुल पत्रकार वाली बात कही कि ज्यादा दिन मतलब ज्यादा फायदा राजनीतिक पार्टियों का। अब इसमें फायदा कौन लेता हुआ नजर आ रहा है? जो 9 सीटों का जिक्र आप कर रहे हैं, कौन आगे बढ़ता हुआ और कौन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है? कौन सी सीट ऐसी जहां पर बिल्कुल कांटे की टक्कर? देखिए, बिल्कुल एक त्योहार भूल गए थे हम, जो छठ का त्योहार होता है वो भी उत्तर प्रदेश में और पूर्वांचल में बहुत मनाया जाता है। तो छठ भी बृहस्पति और शुक्रवार को पड़ रहा है, इसी हफ्ते पड़ रहा था, तो उसको लेकर लोग छुट्टियों पे चले जाते हैं तो 10 दिन बाद आते हैं, तो वो भी एक रीजन था। और जो बात आपने कही कि कौन कितना आगे, तो देखिए उत्तर प्रदेश में 9 सीटें हैं। 9 में देखिए करहाल पर अखिलेश यादव थे, तो अखिलेश यादव के जो भाई हैं वो तेजू यादव लड़ रहे हैं, उनके सामने उनके बहनोई लड़ रहे हैं, तो 2 रिश्तेदार आमने सामने, वहां भी टक्कर है। हालांकि उस पर समाजवादी पार्टी मजबूत है। अयोध्या की सीट मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हो रहा, कोर्ट में मामला। कटेहरी है, कटेहरी विधानसभा पर लालजी वर्मा, बीजेपी और बसपा तीनों पार्टियां बहुत जोरदार तरीके से लड़ रही हैं, क्योंकि तीनों ही ओबीसी चेहरे हैं। धर्मराज निषाद बीएसपी से वहां विधायक रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं। लालजी वर्मा मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में सांसद। उनकी पत्नी शोभावती वर्मा लड़ रही है।
धर्मराज निषाद लड़े, बसपा से अमित वर्मा लड़े। मझवा सीट की बात करें जो मिर्जापुर में आती है, वहां पर जो ज्योति बिंद को समाजवादी पार्टी ने दिया है, सुष्मिता मौर्य को जो बीजेपी ने दिया। बहुत कांटे की टक्कर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में मझवा सीट पर, जबकि मझवा सीट जो है वो बीजेपी के घटक दल के पास थी, एनडीए का हिस्सा था, निषाद पार्टी के पास थी। जो वहां से विधायक थे वही अब भदोही से सांसद हो गए हैं। कुंदर की अगर आप चले जाइए तो वहां पर फाइट है। नसीम सोलंकी जहां से जो है इरफान सोलंकी को सजा होने के बाद सीट खाली हुई, वहां पर नसीम सोलंकी और जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनमें टक्कर है। अगर फूलपुर की बात करें तो दीपक पटेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है, समाजवादी पार्टी ने भी पटेल चेहरे को उतारा है, तो बहुत जोरदार टक्कर है। मीरापुर में देखिए उन्होंने जाट नहीं लड़ाया है। तो एक तरीके से कहा जाए कि अलग अलग जो गणित है, लेकिन फिर भी ये मानकर चलिए कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों में कड़ी टक्कर है। 5 सीटें जो 10 थी उसमें से 5 बीजेपी के पास थी और 5 जो है अखिलेश गठबंधन के पास था, यानी समाजवादी इंडिया और एनडीए गठबंधन दोनों के पास 5-5 थी। अब क्योंकि एक सीट पर समाजवादी पार्टी के जो अवधेश प्रसाद सांसद हो गए, वहां पर चुनाव नहीं हो रहा है, तो अब 9 सीटें बची। तो 9 में से जो है 5 बीजेपी के पास थी, 4 समाजवादी पार्टी के पास थी। अगर ये जो रेशियो है अगर ये भी बरकरार रख पाई बीजेपी तो ये भी बड़ी बात है, क्योंकि बहुत जोरदार टक्कर है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि कटेरी में बीजेपी अपर हैंड है, कटेरी बीजेपी जीत सकती है। मझवा लेकिन उनकी सीट फंसी हुई है, अगर मझवा हार गए तो फिर रेशियो बराबर हो जाएगा। तो बहुत जोरदार टक्कर, अभी ये नहीं कह सकते कौन अजीत, ज्यादा मिल्कीपुर जीतेगा, का जिक्र कौन आपने कम, किया लेकिन है क्या? बिल्कुल मिल्कीपुर का जिक्र मैंने किया। मिल्कीपुर पर चुनाव नहीं हो रहा है क्योंकि वो मामला अदालत में पहुंचा, सिर्फ 9 सीटों पर हो रहा है। 10 पर बाई इलेक्शन होना था। मिल्कीपुर पर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद प्रत्याशी बनाए गए, लेकिन अभी वहां चुनाव नहीं हो रहा, बाकी 9 सीटों पर हो रहा है। हाँ, अच्छा मुझे ये भी बताइए, चूंकि आपने छठ का जिक्र कर दिया और इससे पहले बहुत से दिलचस्प बयान भी और तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कोई जालीदार टोपी पहन ले रहा है तो मुस्लिमों के बीच में पहुंच जा रहा है उनके वोट बैंक बटोरने के लिए, तो कोई मुस्लिम लीडर होकर शिव पर जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे दिलचस्प किस्से जनता रखती है जहन में, और क्या इनका असर होता है वोट बैंक पर? देखिए बिल्कुल वोटों का ध्रुवीकरण होता है। नसीम सोलंकी इरफान सोलंकी की पत्नी है, उन्होंने शिव जी पर जलाभिषेक कर दिया। अब उसको लेकर बवाल मचा है कि इन्होंने कैसे जल चढ़ा दिया, कुछ लोग फतवा जारी कर दिया गया। दूसरी तरफ अब कुछ हिंदू साफ भी हो जाते हैं, भाई देखिए मुस्लिम होकर इन्होंने जल चढ़ा दिया। हिंदू नेता मजार पर चले जाते हैं तो उनको लगता है कि भाई मुस्लिम वोट मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको बता दें वोट की राजनीति को लेकर है। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ी शिव भक्त है, वह बहुत बड़े वो मजार पर जाने वाले हो, दरगाह पर जाने, ये सब कुछ चुनावी स्टंट होता है। और ये चुनाव में इसका लोगों को लाभ मिलता है, वोटों का ध्रुवीकरण करने में बहुत आसानी हो जाती है। जैसे इस समय सबसे ज्यादा कोई बात आगे चल रही है तो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया था, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, अब उसको लेकर शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, सारे नेता सब उसी बयान के पीछे पीछे घूम रहे हैं। उनको लगता है कि इस बयान के जरिए हम वोटों का ध्रुवीकरण कर पाएंगे और इससे हम फायदा ले पाएंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ सब कुछ जाति पर ही आधारित है, जाति पर आकर ही मामला पूरा टिक जाता है। और इसी का फायदा लोकसभा चुनाव में जो पीडीए नारा दिया था उसका फायदा अखिलेश गठबंधन, इंडिया गठबंधन को मिला था। लेकिन उपचुनाव में ऐसा होता नहीं दिख रहा है, वो चाहे शिव के मंदिर पर कोई जाए, चाहे कोई दरगाह पर जाए। इस बार जनता बहुत सोच समझ कर, यानी अजीत आप ये कह रहे हैं कि शिव का जलाभिषेक करने वालों को फायदा नहीं मिल रहा, उनके बाद में गंगा जल से मंदिर को धोने वालों को फायदा मिल रहा है यहाँ पर? देखिए बिल्कुल फायदा मिल रहा है, क्योंकि देखिए मैंने कहा ना कि आप वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे। जब जनता ये जान चुकी कि आप कभी मंदिर नहीं जाते, आप कभी जनेऊ नहीं पहनते, आप कभी पूजा पाठ नहीं करते, और अगर अचानक आप मंदिर पहुंच जाएंगे तो पब्लिक समझती है, कहते हैं पब्लिक। फिर तो ठीक इसी तरह अचानक से जालीदार टोपी पहनने वालों को भी फायदा नहीं मिलेगा। देखिए बिल्कुल जनता सब कुछ तय करती है। आप जालीदार टोपी पहन लीजिए, आप दरगाह चले जाइए, आप मंदिर चले जाइए, जनता पहले ही मन बना लेती है कि उसे करना क्या है और वो किस तरह से काम करना चाहती है। तो जनता अपना बिल्कुल रुख साफ रखती है। और जब एक खतरा केवल है कि बाई इलेक्शन में वोट परसेंटेज कम होता है। अगर वोट परसेंटेज ज्यादा हो गया, वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी को फायदा होगा, वोट परसेंटेज घटेगा तो बीजेपी को नुकसान होगा। बहुत सिंपल सा फार्मूला। बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर जानकारी दे दी है। अजीत, नजर आप बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका। आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पर बीजेपी को झटका दे दिया है। ये झटका दिया है